सभी साथियों का नमस्कार। आज हमारे यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस की ओर से संचालित किए जाने वाले प्रोग्राम यूथ सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ जुड़े हैं एसआई में चयनित अभ्यर्थी कमल। कमल आज हमें बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दिया और किस तरह से उन्होंने एसआई में अपना जो है फाइनल सिलेक्शन है वो सुनिश्चित किया। तो आज हम जानेंगे इन सब चीज़ों को कमल जी के मार्गदर्शन में। कमल जी, आपका स्वागत है यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस के इस प्रोग्राम में। और साथ ही मैं आपको पूरे यूथ परिवार की ओर से बधाई देता हूं कि आपका जो है चयन एसआई में हुआ है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और साथ ही आपका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। थैंक यू सर, धन्यवाद। पूरे YFCC में कोचिंग फाउंडेशन को अच्छी तरह से कोऑपरेट किया मेरे को इंटरव्यू तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम शुरू करते हैं आपके एक सक्सेस का जो आपका वे रहा, आपका मार्ग, और आपने किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए अंतिम पायदान तक आप पहुंचे, उन सब के बारे में आज हम जो है एक विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कमल जी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। ओके, ठीक है। कमल जी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप पहले से किसी जॉब में हैं या फिर ये आपकी पहली जॉब होगी? नहीं सर, इससे पहले मैं 2 या 3 जॉब में था। तीसरी जॉब है सर मेरी। इससे पहले मैं एसएससी में ऑडिटर था। ओके। उसके बाद में मैं रेलवे में गुड्स गार्ड के पद पे चयनित हुआ। फिर बाद में मेरे को लगा कि कहीं न कहीं ये जॉब मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं आरएस में आया। तो आरएस की प्रिपरेशन मैंने की, पर आरएस का एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को फ़ील हुआ कि कहीं न कहीं ये नहीं हो पाएगा अपन से, तो मैंने बिना समय गँवाए हुए एसआई की तैयारी चालू कर दी। तो एसआई के रूप में फिर फाइनल तो रूप से मैं चयनित। आप जो पहले आपने जॉब जॉब बताई उसमें जो आप सेलेक्ट हुए थे, तो क्या आपने वो ज्वाइन कर लिया था या फिर उनको भी आपने ज्वाइन नहीं किया था? नहीं सर, रेलवे को जॉइन किया था, फिर रेलवे को रिज़ाइन कर दिया। नोटिस तो आते रहते थे, पर मैंने फिर ध्यान नहीं दिया ख़ास, क्योंकि फिर गोल ये था कि राजस्थान चाहिए कैसे भी करके। अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है कि आप राजस्थान में आप सेलेक्ट हुए हैं और वो भी बहुत अच्छी रैंक के जो पोस्ट पे आप जो सेलेक्ट हुए हैं। आपको मैं जानना चाहूँगा मैं ये कि क्या आपका एसआई बनना ही आपका गोल था या फिर कैसी परिस्थितियाँ रही जिन्होंने आपको एसआई की ओर धकेला या फिर आपको प्रेरित किया एसआई बनने के लिए? सर वैसे अगर मेरे फिजिकली रूप से आप देखो ना, तो मतलब 2-3 साल पहले मेरे में 47 केजी वेट था। पर ओके। जब उसके ड्यूरिंग मैंने रेलवे जॉइन कर लिया, फिर यहाँ पे जयपुर जब तैयारी करने आया, मेरे को लगा वहाँ ट्रेनिंग में ऐसे लड़के नहीं थे कि यार यहाँ अपना जो सामंजस्य है इनमें बैठ पाएगा। ओके। फिर यहाँ आया मैं जयपुर, तो तैयारी तो मैं आरएस की कर रहा था, पर उसके बीच में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो मेरे को लगा कि कहीं न कहीं मेरे को पुलिस की जॉब चूज़ करनी चाहिए। अच्छा। तो उसको इसके रिगार्ड फिर मैंने इसकी तैयारी एसआई की। फिर मैंने ड्रीम बना लिया सर कि अब बनना है तो सिर्फ एसआई। जब भी कोई वर्दी वाला दिखता था, स्टार दिखते थे ना, तो लगता था ये वर्दी मेरे को चाहिए। अब इसके लिए चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, ये मेरे वर्दी मेरे को चाहिए। ऐसा होता था सर, जुनून था तगड़ा वाला। बिल्कुल, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप में जुनून होना बहुत ही आवश्यक है और वो जुनून कहीं न कहीं आपको एक आपका रियल लाइफ़ का एक्सपीरियंस या फिर रियल लाइफ़ का एक इंसिडेंट ऐसा रहा जिसने आपको उसके लिए प्रेरित किया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। किसी भी चीज़ को लेके आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए अपने लाइफ़ के रियल इंसिडेंट से, और उसके बाद में अपने जो है गोल्स हैं उनको, मतलब वो एक तरह से आपका उत्प्रेरक का काम करते हैं आपके गोल को अचीव करवाने में। चलिए, ये अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहूँगा कि इस एसआई भर्ती प्रक्रिया में एक तो एक लंबी प्रक्रिया है, राजस्थान की बात करें, और दूसरा ये टफ इस बेसिस पे हो जाती है कि 3 चरण इसमें होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में जैसे रिटन एग्ज़ाम है, सेकंड में फिज़िकल है और थर्ड में इंटरव्यू है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया को आपने जब एक एग्ज़ाम में ऑलरेडी आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके पास जॉब है, लेकिन आप उसको रिज़ाइन करके फिर इस लंबे चरण से आप गुज़र रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या नकारात्मकता आपके ऊपर हावी नहीं हुई इन चीज़ों में? सर नकारात्मकता थी, समाज को लेके, परिवार को लेके, रिलेटिव्स को लेके, क्योंकि एक रिस्क भी था। वहाँ मैंने कर दिया रिज़ाइन, अगर यहाँ नहीं बैठा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। घरवाले भी कहते थे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाएगी अगर सेलेक्ट वगैरह नहीं हुआ। तो एक प्रेशर तो था, पर मैंने उसको अपने आप पे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि जुनून उससे बढ़कर था प्रेशर से। तो मेरे कहीं न कहीं वो अड़चन आई नहीं। मैं तो बस अनवरत रूप से तैयारी करता रहा, और जो भी वो तो सभी कोई भी तैयारी करे सर, कुछ ना कुछ मुसीबतें तो आती रहती है। रिलेटिव्स के ताने भी सुनने पड़ते हैं, सब कुछ होता है। बिल्कुल। और ऐसा भी था कि राजस्थान की जो भर्ती प्रक्रिया है, ये पंचवर्षीय योजनाएँ होती है ज़्यादातर, तो ओके। उसमें पेशेंस भी चाहिए होता है।
क्योंकि एक स्टेप देखो 2018 में एग्जाम लगा, 19 में फिजिकल, 20 में इंटरव्यू, अब 21 के लिए हम पोस्टिंग के लिए जूझ रहे हैं। तो सर मतलब पेशेंस भी मस्ट है, खासकर जब आप आरएस वगैरह एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो पेशेंस मस्ट है। तो प्रेशर तो था पर मैंने उसको हावी नहीं होने दिया सर अपने आप पे। बिल्कुल, ये युवाओं के लिए एक संदेश है कमल जी के द्वारा कि किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में अलग-अलग परिस्थिति से जूझे, लेकिन कभी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और वो जो है उनका जुनून था जिसके कारण से आज ये हैं अंतिम रूप से चयनित हुए। और आज आपको जो है मार्गदर्शित इनके मार्गदर्शन में आज मैं चाहूंगा कि आप भी युवा जो भी इनके इंटरव्यू को सुनेंगे तो वो उनसे प्रेरणा लें और उसी जुनून से आगे बढ़ें। ओके कमल जी, अब मैं बात करता हूँ प्रथम चरण की। प्रथम चरण में दो पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो हिंदी का है और दूसरा पार्ट है आपका जीके एंड जीएस का है। तो हिंदी को लेके आपने क्या रणनीति बनाई, किस तरह से आपने उसकी तैयारी की और कौन सा स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया? सर ऑनेस्टली बताऊं तो इससे पहले मैंने कभी हिंदी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल की तैयारी करता था, वहां हिंदी का कोई लेना देना था ही नहीं। अच्छा। तो मैंने एक कोचिंग की थी, एक सर था, कोई ज्यादा फेमस भी नहीं थे उनके पास, बस नॉर्मली ऐसे तैयारी की थी। और बाकी दो तीन बुक्स मैंने सेलेक्ट की। कुछ गलतियां मेरे से भी हुई है, जो मैं अब युवाओं को अब बताना चाहता हूँ कि जो गलतियां मैंने की है ना, वो आप नहीं करे। एक दो बुक सेलेक्ट करे और बार बार उन्हीं को पढ़े। बिल्कुल। चलिए इस प्रकार से मैंने हिंदी की तैयारी की सर। बुक आप बता पाएंगे कि कौन सी बुक है जो हमें मतलब हम एक ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं उनपे कि क्योंकि बुक्स तो बहुत है मार्केट में लेकिन गलतियां भी होती है बुक्स के अंदर। तो मिनिमम गलती वाली बुक और जिसको बच्चों को फॉलो करना चाहिए आपकी राय में वो कौन सी हो सकती है हिंदी के लिए? सर एक तो जो पुरानी 9 से 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आती है, वो तो आपको मस्ट पढ़ना ही है वो तो। ओके। इसके अलावा एक मानस पब्लिकेशन की बुक और आती है सर, सुभाष यादव और राजेंद्र लांबा सर की, अभी उन्होंने नया एडिशन निकाला है, वो भी काफी अद्भुत बुक है। तो राघव प्रकाश की जो बुक है हालांकि फेमस काफी है सर, पर उसकी जो भाषा है वो काफी जटिल है, तो मेरे समझ से तो वो परे था। जो ये दोनों मैंने बुक रिकमेंड की, ये काफी अच्छी और अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। जो पहली बार तैयारी कर रहा है, जो हिंदी नहीं पढ़ी, आराम से अच्छा बेस क्लियर हो सकता है यहाँ से आपका। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि मानस पब्लिकेशन है वो बच्चों को इजी गोइंग तरीके से समझ में आने वाली बुक है, जो सेल्फ स्टडी करके और इस एग्जाम में आगे अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए मानस पब्लिकेशन अच्छी बुक है। और इवन जो कोचिंग भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी पैरेलल में एक सपोर्ट के रूप में मानस पब्लिकेशन अच्छी बुक होगी आपकी राय में। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं, इनके भी एडिशन है हर साल चेंज हो रहे हैं, तो क्या पुराने एडिशन को ही हम फॉलो कर सकते हैं या नया एडिशन लेना ज्यादा बेहतर होगा? नहीं नहीं सर, पुराना एडिशन है वो ठीक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का तो। और ये जो मानस पब्लिकेशन का है, इनका नया एडिशन आया है, ये काफी अच्छा है सर। मैंने देखा है इसको, काफी अच्छा है। कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐड किए जो पुराने आए हुए हैं, अच्छा संकलन है इनका। चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं आपके दूसरे पेपर की, जीके एंड जीएस का। यहाँ पे एक पेपर है जो सिर्फ हिंदी का हो रहा है और एक बड़ा वेटेज रखता है। दूसरी तरफ है जीके और जीएस का जिसमें कि ऑलमोस्ट आरएस का ही पूरा पैटर्न उसके अंदर हमने रखा हुआ है इसमें। तो आपकी राय में हमें कोई गाइड को इसमें फॉलो करना चाहिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट को लेके अलग अलग हमें रेफरेंस बुकों को फॉलो करना चाहिए? जब अलग अलग जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है ये एक सिलेबस। तो इसमें आपकी क्या मार्गदर्शन रहेगा इसके लिए बच्चों के लिए? सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही। पूरा आरएस का प्री होता है, जो सेकंड पेपर होता है जीके जीएस का। इसके अंतर्गत देखो, जिसने कभी जीके जीएस नहीं पढ़ा, पहले इंडिया वगैरह का ज्यादा वेटेज भी नहीं रहता, 25 से 30 सवाल आते हैं इसके, जो अपने राजस्थान एसआई पे। तो मैं ये मानता हूँ, अगर आप कोचिंग भी करते हो तो एक तो कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और एक बुक आती है सर, जिसको जिसको मैं कहूंगा गागर में सागर वाली बुक है वो। तो उसमें एक तो क्राउन की बुक आती है और उसी की ऑब्जेक्टिव आती है वस्तुनिष्ठ। तो वो दोनों बुक आप बार बार पढ़ो, मतलब मिनिमम आप 10 20 50 बार पढ़ लो, मेरे को लगता नहीं है उससे बाहर कहीं जाएगा। एक बार रिपीट कर दी, क्राउन पब्लिकेशन है या बुक? क्राउन, हाँ क्राउन पब्लिकेशन की है सर, रितेश कुमार उनके राइटर है। तो उनकी ऑब्जेक्टिव आती है और थ्योरी की आती है, उसको अपन को इस हिसाब से तैयार करना है। जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ लिया, गुप्त साम्राज्य पढ़ लिया जैसे अपन ने, ओके। अब उसको पढ़ने के बाद उसके वस्तुनिष्ठ उन्होंने ऐसा संकलन दे रखा है कि जहां जो टॉपिक है ना, उसके ऑब्जेक्टिव सेम उस सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। अच्छा। तो वहां से आप अच्छी प्रैक्टिस कर लो। जो पीसीएस वगैरह एग्जाम में आए हुए, आईएएस वगैरह एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनसे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा और आपकी एग्जाम की तैयारी भी एक सही वे में होती रहेगी।
और बार-बार उसी बुक को पढ़ने से मेरे को लगता है काफ़ी कांसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। क्योंकि ज़्यादा वेटेज रहता ही नहीं है, 25 से 30 के सवाल के बीच में आते हैं, तो इतना उससे आराम से हो जाएगा इज़िली, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्राउन पब्लिकेशन है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में बुक है या फिर एसआई के मामले में, मतलब एसआई को लेके ही लिखी गई बुक है वो? नहीं, नहीं सर, वो इंडिया के या यहाँ तक कि आरएस की प्रीलिम्स के लिए बहुत है वो। आरएस की प्रीलिम्स के लिए बहुत है सर वो। चलिए, सभी बच्चों को ये एक सजेशन है कि क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, आप प्रेफर कर सकते हैं। उसमें एक बेनिफिट ये होगा कि आपको थ्योरी पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, जिसमें क्या होता है कि थ्योरी में जो पॉइंट आपके रह जाते हैं या आपको पता नहीं होता थ्योरी पढ़ते पढ़ते कि क्वेश्चन किस डिजाइन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो आपका जो है कहीं ना कहीं वो बेस मजबूत करेगी क्राउन पब्लिकेशन की बुक। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि आपका फिजिकल है। फिजिकल में भी आपके 3 इवेंट्स हैं, तीनों को अलग-अलग रूप में देखें। वैसे आप देखें तो ऐसे दिखने में वो ईज़ी हैं, लेकिन जब आप जाओगे उसको करने के लिए तो वो काफ़ी टफ होते हैं। तो और तीनों ही इवेंट एक-दूसरे से जुदा-जुदा हैं या फिर इनका कुछ कॉम्बिनेशन है आपस में, या एक-दूसरे की हेल्प ये करते हैं तैयारी में, ये सारी चीज़ें आप कमल जी हमें बताएँगे। सबसे पहले बात करते हैं 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ की, तो उसको आपने उसके लिए क्या तैयारी की? और वो जो तैयारी है आपकी, और कौन से इवेंट्स थे जो 2 बचे हुए इवेंट हैं जिनमें आपको उसमें भी उसने हेल्प की हो? सर थोड़ा-सा अगर ब्रीफ में बताऊँ ना, तो जो ये फिजिकल है, एकदम फर्राटा फिजिकल है। इसमें आपको वेट कम से कम रखना है, अपनी बॉडी का वेट नहीं बढ़ना। क्योंकि स्प्रिंट है, उसमें भी आपका वेट कम चाहिए, नहीं तो स्प्रिंट नहीं कर पाओगे। लंबी कूद है, लॉन्ग जंप, वहाँ पे भी आपका वेट तो कम चाहिए ही, क्योंकि 15 फीट लॉन्ग जंप है। और सबसे दुविधा की बात है कि एक ही चांस मिलता है। अगर आपने स्टार्ट करके रुक भी गए तो खत्म है आपकी कहानी, कोई नंबर नहीं है आपको, आपका चांस काउंट हो जाएगा वहाँ पे। ओके, ये है। और जो ऊपर चिन अप है, उसमें सर वेट कम चाहिए, आपकी मसल्स वगैरह शोल्डर में थोड़ी ताकत चाहिए, तो वेट अगर कम होगा तो इज़िली आप लिफ्ट हो जाओगे ऊपर। तो ओके। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मेंटेन अपना वेट रखना है। बस वेट अगर आपका ठीक है तो स्प्रिंट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए इवेंट है सर। एक से दूसरे को अलग नहीं कर सकते आप। स्प्रिंट उसमें काम आएगा आपके लॉन्ग जंप में, और दोनों काम आएँगे आपके उसमें चिन अप में। ओके, ये है। तो बाकी ये लगता बहुत ईज़ी है, वहाँ जाने के बाद सर थोड़ा लगता ही ये टफ है। हाँ, बिल्कुल, ये ऐसा होता है। देखने में ऐसे लगता है कि चलो ठीक है, 100 मीटर की दौड़ है, ये हम सब बहुत ईज़िली कर लेंगे, लेकिन जब आप फिजिकल ग्राउंड में जाते हैं तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में बहुत टफ जो है एक। और ये टफ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको चांस भी एक ही मिलता है। एक ही चांस है, वहाँ पे आपकी यदि नर्वसनेस हावी हो गई, आप बीच में कहीं तो मतलब लंबी लॉन्ग जंप में आप जा रहे हैं, बीच में रुक गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। थोड़ा-सा भी आपका अंगूठा या पैर टच हो गया तो वो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन का जो है एक कारण बन सकता है। तो इसलिए ये इनको ज़्यादा टफ कर दिया गया है इन इन पैमानों हुँ, के ऊपर। चलिए, अच्छी बात है कि आपने बताया है कि डेफ़िनेटली ये सारे इवेंट्स एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपको जो है वेट कम करके इनको जो है प्रोसेस में लाना चाहिए, जिससे कि आपको तीनों इवेंट्स आप जो है ईज़ी तरीके से कर सकें। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप में एक समस्या रहती है चोट लगने की। क्योंकि लॉन्ग जंप है आपकी हैबिट में नहीं होता, दौड़ना है आपकी हैबिट में हो सकता है, आप चिन-अप के लिए भी हैबिट में हो सकते हैं यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं या जिम वगैरह जाते हैं, तो ये दोनों इवेंट्स हैं आपके ईज़ी अप्रोच में होते हैं। लेकिन लॉन्ग जंप है कभी भी आप स्पेशली आपको इसी पर्पज़ से करनी होगी कि आपका फिज़िकल गोल हुआ है। तो लॉन्ग जंप में दूसरी बात है कि आपको एकदम से फिज़िकल गोल आया, आप लॉन्ग जंप आप कर रहे हैं, समय कम है, उसमें आपकी चोट लगने की संभावनाएँ हैं। तो उस चीज़ क्या आप भी उन चीज़ों से जूझे कि आपको भी पैर में कहीं चोट आई लॉन्ग जंप करते हुए? या फिर आपके कोई साथी हो जिनको ये आई कहीं चोट इसकी वजह से? सर मेरे मेरे ऊपर तो आप यकीन नहीं करोगे, पैर में नहीं सर, मेरे तो लॉन्ग जंप से स्लिप डिस्क तक हो चुका है। मैं अब जाके रिकवर हुआ हूँ सर। 25 से 30 हज़ार लग गए मेरे ऑपरेट करवाने में। तो मैं लॉन्ग जंप के लिए तो सख्ती से कहना चाहूँगा कि बॉडी अगर आपकी गर्म नहीं है ना, तो लॉन्ग जंप लगाओ ही मत। कम से कम आपका स्प्रिंट हो, अच्छे से आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, तो ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं, 2 या 3 सेट लगाना है बस लॉन्ग जंप पे। और ऐसी जगह ढूँढनी है जैसे बजरी हुई, खासकर जो कड़क सरफेस है, वहाँ तो आपको लगाना ही नहीं है लॉन्ग जंप। तो ये तो बहुत चीज़ है, क्योंकि जब आपका अगर इंजरी हो जाएगा, टखना वगैरह कुछ भी, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो कोई सा भी इवेंट नहीं कर पाओगे आप। ओके, तो ये बड़ी अच्छी राय है कि भई लॉन्ग जंप है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इवेंट है। उसमें आपकी एक इवेंट की वजह से आप जब भाई अभ्यास कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा ना हो कि 2 और बचे हुए इवेंट्स भी आप ना कर पाएँ।
तो इसके लिए बहुत ही प्रिकॉशन आपको रखना होता है। तो मैं कमल जी आपको आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जितने भी इवेंट्स हैं उनकी आपने तैयारी क्या आपका रिटर्न होते ही स्टार्ट कर दी थी, या आप लगातार अभ्यास में बने हुए थे शुरू से ही? आप जैसे फिजिकली आपने पहले बताया कि भाई मैं वीक रहा था, उसके बाद में आपने फिजिकली किस तरह से फिटनेस आपने गेन की, ये भी बताइए हमें थोड़ा। सर मैंने आपको कहा था कि मेरा वेट कम था, मेरे साथ कुछ ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ जहां मतलब ऐसा लगता था कि यार अपन को भी शरीर में थोड़ा बहुत तो कुछ करना चाहिए था। तो उसके बाद में मैंने जिमिंग स्टार्ट कर दी, तो जिम तो मेरा कंटिन्यू चल रहा था सर। बिल्कुल। अब जैसे ही एग्जाम हुआ उसके बाद में मैंने एसएमएस एकेडमी ज्वाइन कर ली, तो वहां मैं डेली प्रैक्टिस करने जाता था। मेरे को कोई मतलब नहीं था होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि मैंने मेरा 100% दिया था एग्जाम में। बाकी सब डेस्टिनी थी, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो मैंने अब फिजिकल में भी पूरा अपना 100% दिया है, और मेरे 100 में से 100 मार्क्स फिजिकल में आए। मेरे को शाबाशी तक आती है। वो एसपी सर थे जिन्होंने मार्क कर रहे थे ना वो, क्योंकि मैं एकमात्र बंदा था जिसने 15 फीट 7 इंच वहां लॉन्ग जंप लगाया था सर। कोई नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि वहां दिक्कत ये थी कि सबसे पहले तो आप अगर मान लो फाउल कर लोगे तो 0 नंबर है। फिर दूसरा डर ये था कि साला 13 जाओगे, 14 जाओगे, 15 जाओगे, ये दिक्कत थी। तो इस चीज को मैंने बिल्कुल हावी नहीं होने दिया। मैंने जो अंदर थी ना, हाँ कि अपन कर पाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है, तो उस हिसाब से मैं कर लिया सर, कोई दिक्कत नहीं चलिए, आई। 100 आउट ऑफ 100 बड़ी ही एक मतलब गौरव की बात है कि आपने आउट ऑफ 100 आपने जो स्कोर किया है। तो आप जो हैं आप बच्चों को गाइड करेंगे किस तरह से 100 में से 100 भी इसमें लाए जा सकते हैं, शुरू से लेके एंड तक, कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। हालांकि मैंने क्वेश्चन आपको पुट किए हैं, लेकिन फिर भी आप जो है अपने तरीके से जो है 100 में से 100 आपने किस तरह से गेन की, वो पूरा चरण आप एक बार बता दें बच्चों को। सर मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने एसआई का जुनून सवार कर लिया ना अपने कंधों पे कि मेरे को चाहिए, स्टार चाहिए कैसे भी करके, तो जैसे आप रिटर्न के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथ के साथ हल्का फुल्का आप फिजिकल वगैरह उसमें या जिम कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप एक्टिव बने रहो। ये नहीं कि कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है एग्जाम होने के बाद, फिर अचानक सर होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कई बार भी अचानक से डेट आई थी फिजिकल, बिल्कुल। 1 महीने के अंदर सब कुछ करना था। अब जो लोग पहले से नहीं कर रहे थे वो कैसे कर पाएंगे। अब हम तो पहले से तैयार थे, क्योंकि हमने तो सोच रखा था जाना है तो एसआई में। अब उसके लिए जो भी हमें प्रक्रिया पूर्ण करनी है उसके लिए हमने तैयारी तो शुरू से ही करते रहे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर फिजिकल की और जो रिटर्न है, रिटर्न के साथ साथ ही फिजिकल की थोड़ी बहुत तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि भाई रिटर्न होने के बाद में वेट करते हैं कि कब रिजल्ट आए, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद में जब फिजिकल कॉल होता है तो उसके दरमियान आपको टाइम नहीं दिया जाता, जो फिर बाद में और भी चैलेंज हो जाता है। जैसे कि इवेंट्स भी इस तरह के हैं, यदि आप तैयारी करने जाओगे तो इंजरी होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये एक सजेशन है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको रिटर्न के होने के बाद में आप लगातार जो है अपने अभ्यास को बढ़ाते रहें, और अभ्यास को आपको फिजिकली डेली ही करना है। रिटर्न रिटर्न भी आप जो कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में भी आपको जो है अभ्यास में बने रहना है, क्योंकि फिजिकल करेंगे आप, फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली फिट रहेंगे, और मेंटली फिट रहेंगे तो आपको रिटर्न में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं तृतीय चरण की, जो इंटरव्यू का है। तो इंटरव्यू आपका कौन से बोर्ड में था आरपीएससी में? सर मेरे राजकुमारी मैम का बोर्ड था, जो आप जानते होंगे, हाँ राजकुमारी बिल्कुल। गुजर मैम। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आपको पुट किए गए? सर इंटरव्यू की देखो, इंटरव्यू की तैयारी मैंने खास की नहीं थी, आपके यहाँ पे दिए थे मैंने 1-2 इंटरव्यू। तो जो कमी थी वो तो आपने मेरे को बता दी थी कि क्या क्या कमी है, आप में इनमें सुधार करो। तो उस पे मैंने थोड़ा फोकस किया। बिल्कुल। वहां जो मैं कहूंगा, वहां जो लड़के इंटरव्यू देने जा रहे थे वो मैक्सिमम अनफिट थे, मतलब ऐसा है पेट बाहर निकल रहा है, ये है वो है, इस टाइप से। तो वो पर्सनैलिटी भी एक बहुत मायने रखती है, और खासकर जब आप एसआई का इंटरव्यू देने जा रहे हो। बिल्कुल। तो क्वेश्चन तो कोई करंट वगैरह मेरे से कुछ ज्यादा हुए नहीं, उन्होंने तो जैसे देखा हाँ, कि ठीक है बस हो जाएगा, तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे। मेरे ज्यादा असहज महसूस नहीं हुआ। पर जिस हिसाब से मेरा इंटरव्यू गया ना सर, उस हिसाब से मेरे को मार्क्स मिले नहीं। वो तो क्या रिटर्न में ठीक थे, इस वजह से मैं ठीक अचीव कर पाया। तो चल- वहां जो इंटरव्यू का, तो मैं ये कहूंगा कि रिटर्न पूरा एग्जाम है ना, वो रिटर्न का खेल होता है। इंटरव्यू में आप अनुमान नहीं लगा सकते कि 50 में आपको 40 मिल रहे, 42 मिल रहे। फिर आप ऊपर की बातें जानते ही हो क्या क्या होती रहती है, ये है वो है। तो मैं ये कहूंगा कि रिटर्न की एग्जाम अच्छे से तैयारी करो, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, चाहे से वो 50 में से 20 ही दे दे आपको, क्योंकि आपका तो रिटर्न अच्छा है ना, मेरिट तो ऐसे भी अच्छे होने वाली। ये है सर।
चलिए, अच्छी राय है कि आपको रिटर्न पे फोकस करना है, ताकि आपको फिर बाद में सिर्फ इतना ही रहे कि आपको सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई करना है, ताकि इंटरव्यू आपका जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट न बने आपके सिलेक्शन को। भाई आपको सिलेक्शन के बेसिस पे अंदर करने में या बाहर करने में ऐसा ना हो। सिर्फ वो कि हाँ, आपकी मेरिट निर्धारण में वो एक जरूर एक योगदान दे सकता है आपके इंटरव्यू के नंबर। तो हालांकि आपके जब इंटरव्यू चल रहे थे तो हमने भी देखा कि आप एक फिटेस्ट पर्सनैलिटी थे उसमें, जितने भी बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया था उसमें। तो मतलब एक फिट होना भी कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, इंटरव्यू पे बिल्कुल। प्रभाव डालता है। लेकिन कुछ हमारी व्यवस्थागत खामियां हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आपको उस तरीके से वो जज नहीं कर पाए हों। लेकिन फिर भी आपकी मेहनत और आपकी एक लगन का ये परिणाम है कि आप डेफिनेटली आज जो है, आज राजस्थान सेवा के एक अधिकारी के रूप में आज चयनित हुए हैं। कमल जी, आपके आगे के क्या गोल्स हैं? ऐसा ही तक कि आप सीमित रहेंगे, या फिर आगे भी आपने कुछ और गोल अपने लाइफ के निर्धारित कर रखे हैं? सर मेरे गोल तो यही है कि मैं राजस्थान में रहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है। और इसके लिए मैं आरएस, और आरएस में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी डिप्टी रहेगी सर, आरपीएस से। इस बार अच्छी तैयारी करूंगा आरएस की। और इस बार राजस्थान गवर्नमेंट ने ये ठीक भी कर दिया कि आप प्रोबेशन में लीव भी ले सकते हो। अच्छा। तो इस हिसाब से जैसे एग्जाम वगैरह की डेट वगैरह आई तो लीव लेके तैयारी करते हैं, क्योंकि बैकअप तो रहेगा ही आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आरएस की तैयारी करूंगा सर। और मैं तो जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि रुके नहीं बस। अब मैंने सर 2016 में ग्रेजुएट किया था, उसके बाद में 4-5 साल हो गए। मतलब बहुत रिस्क थी, आपको भी पता है जब एक रिजाइन करते हो जो कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर। तो बिल्कुल। बहुत रिस्क थी। वो जो समाज वाले हैं वो वही चीज पूछते हैं जो उनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। उनको पता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप जयपुर रह रहे हो, जयपुर रह रहे हो, कब होगा। उनको पता है कि कुछ नहीं हो रहा, ये जानबूझ के पूछते हैं। तो उनसे तो मतलब रखना ही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब मेरे सामने, मैं सारे दिन क्रिकेट खेलता था सर, मैं बताऊं अपनी बात। तो यहाँ जो आदमी रहते थे ना वो कहते थे कि ये कुछ नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता। पर जब मैं जयपुर गया, मैंने अपने ईमानदारी से पढ़ाई की, तो वो लोग जब मैं आया ना सेलेक्ट होके यहाँ पे, उन्होंने थोड़ा बहुत स्वागत वगैरह किया, तो वो ऐसे कहने लग गए कि ये तो बहुत सीरियस था पढ़ने में, कभी हमने इसको कमरे से बाहर निकलते देखा ही नहीं। तो सर मेरे को इतनी हंसी आई, पूछो बताओ आप। तो ये तो समाज का और यहाँ की, इन पे तो ध्यान ही नहीं देना है, रिलेटिव्स वगैरह, क्योंकि ये कहते और बदलते टाइम इनको टाइम ही नहीं लगता सर। ऐसा बिल्कुल। है। आपकी सफलता है वो सभी का दृष्टिकोण है वो परिवर्तित कर देता है आपके प्रति, और ये आपने रियल लाइफ में भी जो है डेफिनेटली इसको फेस किया है, और आपने ये अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं। और आज का हमारा जो युवा है वो तैयारी कर रहा है, कहीं न कहीं इन परिस्थितियों से उसका भी सामना हो रहा है। और उसमें कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आपके अंदर जैसा जुनून है वो उनके अंदर भी होता है, तो डेफिनेटली वो इस बाधा से पार पा जाते हैं। लेकिन कुछ नकारात्मकता का भी जो शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और कमल जी लाइव प्रेरणा का स्रोत है कि उन्होंने किस तरह से अपनी चुनौतियों का सामना किया, और उन्होंने भी वही परिस्थितियां देखी है जो हम भी कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं। और डेफिनेटली हर एक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी चीजों का सामना होता है। परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती है, लेकिन डेफिनेटली परिस्थितियां हैं वो फेवर में नहीं होती। जब आप तैयारी करते हैं वो फिर आपको प्रतिकूल होती है, लेकिन उसको अनुकूल बनाना पड़ता है, फिर आपको तैयारी में एंडर्स होते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ये जो है साबित किया है कमल जी ने। तो कमल जी, हम आपको फिर से आपकी जो प्रेरणा, आपकी जुनून है उसकी हम जो है, हम भी, हमें भी गौरव फील होता है कि आप जैसा होनहार विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा रहा। और हमें खुद से जो है टीचर्स को भी ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह का जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो डेफिनेटली लास्ट में हमें सिलेक्शन देने वाला है। और आपकी प्रेरणा से आज जो बच्चे आपके इस इंटरव्यू को सुनेंगे वो भी कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे, और डेफिनेटली वो भी जो है अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऐसा ही में अंतिम रूप से वो चयन सुनिश्चित करेंगे। कमल जी, आपके और कोई आपकी कोई राय या फिर आपका कोई मार्गदर्शन जो बच्चों को आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं वो दीजिए, ताकि बच्चों तक आपका जो है बहुमूल्य जो संदेश है वो पहुंच सके। सर मेरी तो यही राय है कि अगर आपने लक्ष्य गोल अगर डिसाइड कर लिया है, देखो सपना बना लो, बस उस सपने में जियो। और उस सपने को पूरे करने के लिए आपको जो कुछ करना पड़े पड़े ना, वो मर्जी वो करो आप। बस ये दबा के कुछ नहीं करना, बस अपन को वो सपना जीना है। मेरे को लगता है हकीकत में बदल जाएगा सर। ओके कमल जी, एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता का जो श्रेय है वो किसे देना चाहें? हालांकि आपकी सफलता के साथ में बहुत लोगों की है,
सफलता है। हम भी आपकी सफलता के साथ हम अपने आप को सफल महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी आप किसी एक व्यक्तित्व को या फिर किसी समूह को आप जो है अपनी सफलता बाँटना चाहें, श्रेय देना चाहें, तो वो कौन होगा? सर सफलता का श्रेय तो ऐसा है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे अपन किसी की तैयारी कर रहे हैं मान लो, तो दूसरों की अपन को घर वाले पैसे देते हैं 5,000 रुपए महीना, तो अपनी जिम्मेदारी होती है कि उनको ही रिजल्ट देना है। बगल वाला अगर कोई पूछे कि तू क्या कर रहा है, कि भाई तेरे को क्या मतलब है, तू महीने के पैसे थोड़ी भेज रहा है मेरे को, घर वाले भेज रहे हैं, तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे से पूछे, और अपना उत्तरदायित्व भी उनके प्रति है, अपने भाई बहनों, अपने घर वालों के प्रति। किसी की चिंता क्यों करनी, तो ऑब्वियस बात है सर, घर वालों को इसका श्रेय देता हूँ, मम्मी पापा, मेरे परिवारजनों, और खासकर आप जैसे गुरुजनों का, जिन्होंने मेरे को समय समय पर गाइड किया सर। इसमें सभी का हाथ है। कमल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इम्पोर्टेंट समय निकाला और इस तरह से महत्वपूर्ण जो है अपना मार्गदर्शन है वो बच्चों को प्रोवाइड किया, और साथ ही अपने जो है कटु और मधुर अनुभवों को आपने शेयर किया बच्चों के समक्ष, जिससे कि बच्चे भी डेफिनिटली आपसे कनेक्ट हो पाएँगे। कहीं न कहीं वो भी इसी जुझारू परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, तो वो आपसे कनेक्ट हो पाएँगे और अपने आप को जो है नेक्स्ट कमल मानते हुए और वो एक फूल की तरह खिलेंगे। तो डेफ़िनेटली ये एक अच्छा जो है आज का अपना ये सेशन रहा, जो कि बच्चों को मार्गदर्शन देने में बहुत ही सफल साबित होगा, मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ तक। और बाकी हम चाहेंगे कि हम जो बच्चे हैं यूथ फाउंडेशन के, वो आपसे रूबरू भी हों, आपसे मुलाकात करें, आपसे मिलें, जो कि जिससे उनको और मोटिवेशन मिले। आज तो हम जो है लाइव होके आपस में बातचीत कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ पे बच्चे आपसे मिलेंगे तो वो और आपसे प्रेरित होंगे, तो उसके लिए भी हम जल्द से जल्द आपको इनवाइट करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट में। बहुत-बहुत धन्यवाद कमल जी, और फिर से हम पूरे परिवार यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस के पूरे परिवार की ओर से आपको और आपके पूरे समस्त परिजनों को जो है शुभकामनाएँ प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद कमल जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ओके, ओके सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू।